जब 1995 में कानून बना, जिसके अंतर्गत आपको हर तरह की प्रॉपर्टी को हड़पने का अधिकार दे दिया गया, एब्सोल्यूट अधिकार दे दिया गया, तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो अब आप कह रहे हैं कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये कोई भीड़ तंत्र नहीं है कि आप विरोध करके न्यायालय को डरा लोगे या पब्लिक ट्रायल कर दोगे। वक्फ की आड़ में बहुत ही गंदा और घटिया खेल हो रहा था। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को कुछ लोगों ने कब्जा किया, वक्फ के पैसे से मलाई खाते रहे। इसमें जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे अमानतुल्लाह खान, उनका विशेष रूप से उल्लेख हाल फिलहाल में मैं करूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा घपला कर दिया कि उनको जेल जाना पड़ गया। अपने तरह से इस्तेमाल किया और सारे इलीगल काम किए। और अगर आप देखेंगे तो 9 लाख एकड़ ज़मीन ऐसे ही नहीं चली गई है। ये गरीबों के काम आएगी, बेसहारा लोगों के काम आएगी। लेकिन आप जाकर देखिए तो आलीशान महल बने हुए हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बालान। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कानून बनने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर के याचिका दाखिल की गई है। खासतौर पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील भी कहे जाते हैं और मनोज सिंघवी, दोनों ने अपील की है कि इस मामले में सुनवाई तत्काल की जाए। इसी मुद्दे पर बारीक बातचीत करने के लिए, समझने के लिए कि आखिर क्या यह संशोधन जो कानून जो बना है, क्या यह खारिज भी हो सकता है, क्या इसे समाप्त भी किया जा सकता है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, कानून बने अभी 2 ही दिन बीते हैं। देखिए, कानून बने अभी 2 ही दिन बीते हैं। इसमें एक और पेच है कि महामहिम राष्ट्रपति जब साइन करेंगे, जब बिल उनके पास होकर दोनों सदनों से जाता है, तो विधायन की प्रक्रिया ये है कि उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद वो गजट में जाकर नोटिफाई हो जाता है, तब वो कानून बन जाता है। उसके पहले आप कोई भी पिटीशन डालेंगे तो कोई भी कोर्ट, हर कोर्ट कहेगी कि आप पहले आ गए हैं, आप ज़रा नोटिफाई होने दीजिए तभी आइए। इसको तो छोड़ देते हैं। तो बहुत टेक्निकल और बहुत ही थिन लाइन वाली बातें हैं जो कांग्रेस अभी कर रही है, उस पर बात करते हैं। तो हम ये पाएंगे कि कांग्रेस ने जो 1995 में जो किया था, इस सरकार ने उसकी जो जितनी गुंडागर्दी थी, वक्फ को जो एब्सोल्यूट पावर कांग्रेस ने 1995 में दे दिया था, तो इस सरकार ने अमेंडमेंट लाकर इसको उन सारी चीज़ों को दूर किया है, पहली बात। दूसरा ये किया है कि वक्फ के कानून को रहने दिया जाए, लेकिन उसके कंडीशंस बना दिए, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है, उसको ज़्यादा रीचेबल बना दिया है और ऐसा बना दिया है कि गरीब और हेल्पलेस जिसके लिए वक्फ बनता है, मुसलमान हो या कोई और हो, उनके लिए भी वक्फ में ऐसा प्रावधान होता है कि गरीब मुसलमान के लिए ज़कात के बराबर ये माना जाता है कि ये एक तरह का दान है जो अल्लाह के नाम पर कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज़ दे दी गई है और ये गरीब और बेसहारा लोगों के काम आनी चाहिए। तो वैसा वो काम नहीं आ रही थी। हमने देखा है कि वक्फ की आड़ में बहुत ही गंदा और घटिया खेल हो रहा था। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को कुछ लोगों ने कब्जा किया। उसके बाद कुछ लोग वक्फ के पदाधिकारी बनकर वक्फ के पैसे से मलाई खाते रहे। इसमें जो दिल्ली के एक MLA साहब हैं, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे अमानतुल्लाह खान, उनका विशेष रूप से उल्लेख हाल फिलहाल में मैं करूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा घपला कर दिया कि उनको जेल जाना पड़ गया। उन्होंने वक्फ की संपत्ति को अपने तरह से इस्तेमाल किया और सारे इलीगल काम किए, तब उनको जेल जाना पड़ा। तो इस सरकार ने क्या किया है? इस सरकार ने 2-3 मूलभूत, वैसे तो 10 चेंजेस किए हैं जो JPC ने मानकर 10 पॉइंट उनको भेजा है। वो मूलभूत चेंजेस ये हैं कि जब भी सर्वे होगा तो सर्वे की जानकारी ऑनलाइन डाल दी जाएगी। तो इसमें किसको क्या गलती है? अगर आपकी चेष्टा नहीं है हड़पने की किसी प्रॉपर्टी को, तो सर्वे होने दीजिए। आप भी जाइए, आप दिखाइए कागज़ की ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और फला ने दी थी, ऐसे दी थी। दूसरा ये कि जो आदमी दान करता है वक्फ को प्रॉपर्टी, वो 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुसलमान ने दान किया वही वक्फ में जाएगा। जो हिंदू दान करेगा, जनरली ऐसा देखा गया है, वो किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट को दान करेगा।
उसके अलावा और क्या किया है कि महिलाओं की भागीदारी वक्फ़ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, स्टेट लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, उनमें वक्फ़ बोर्ड के मेंबर महिलाएं बन सकती हैं, तो इसमें क्या गलत है। दूसरा ये प्रावधान जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये किया है कि सिविल कोर्ट कोई भी जा सकता है उसके बदले। तो ये जो एक एब्सोल्यूट पावर थी कि आप ट्राइब्यूनल में ही जाएंगे, ट्राइब्यूनल ने जो कर दिया उसके बाद आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। हालांकि इसके आर्गूमेंट अभी आ रहे हैं कि रिट फाइल होती है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन वो एक ऑर्डिनरी रेमेडी नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है। ये आ गया था पहले कि वक्फ़ का निर्णय, वक्फ़ ट्राइब्यूनल का निर्णय फुल एंड फाइनल होगा, इसमें किसी तरह की फेरबदल नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब ये होता था कि वो जिस किसी भी विषय पर एक वक्फ़ के लोगों ने सर्वे किया, वक्फ़ की प्रॉपर्टी क्लेम की, वक्फ़ ने ट्राइब्यूनल में गए तो वक्फ़ ने बोला कि नहीं ये प्रॉपर्टी सही है, तो आपकी प्रॉपर्टी तो वक्फ़ बड़े आराम से छीन सकता था। वक्फ़ की आड़ में छीनी जा रही थी। और अगर आप देखेंगे तो 9 लाख एकड़ ज़मीन ऐसे ही नहीं चली गई है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत प्राइम प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दी गई थी किसी और नीयत से। वो दी गई थी कि ये अल्लाह को दी जा रही है और ये गरीबों के काम आएगी, बेसहारा लोगों के काम आएगी, लेकिन आप जाकर देखिए तो आलीशान महल बने हुए हैं, उसमें लोग बैठे हुए हैं। दूसरी साइड में आप देखेंगे कि वक्फ़ की आड़ में सरकारी बिल्डिंग का भी क्लेम होने लगा, कोर्ट्स का भी क्लेम होने लगा, प्लेटफॉर्म का प्लेटफॉर्म, गांव का गांव, और ऐसा होता कि राज्य का राज्य भी वक्फ़ क्लेम कर लेती। तो इस चीज़ पर सरकार ने एक रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की है कि अगर आपका सही है डिमांड तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डिमांड सही नहीं है तो आप नहीं ले सकते। तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। संसद के दोनों सदनों से ये पारित हुआ है, उसके बाद ये गया है महामहिम राष्ट्रपति के पास और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके बाद ये कानून बना है। तो इसमें कहीं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इल्लीगैलिटी जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है, क्योंकि ये आर्टिकल 32 की पिटीशन से ही चैलेंज होगी। 32 में ये होता है कि फंडामेंटल राइट लोगों का वायलेट हो रहा है या पिटिशनर का वायलेट हो रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं उनका वायलेट हो रहा है। तो जो सज्जन गए हैं उनका भी इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। तो जो 32 में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्लियर कंसाइंस के साथ कोर्ट में आएंगे, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो जो लोग गए हैं उनका भी इतिहास आप देख लीजिए, जिस नीयत से गए हैं उसका भी इतिहास देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश है, कवायद है और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट इसमें हाथ भी लगाएगी। हियरिंग तो हो जाएगी, नोटिस भी इशू हो जाएगा, उसके बाद सरकार आएगी। जब सरकार सारी बातें सब कुछ कोर्ट के सामने रखेगी तब जाकर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक बिंदु जो आया, जो पिटीशन जो डाली गई, उसमें एक बड़ा बिंदु ये दर्शाया गया कि धार्मिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन इस बिल के द्वारा किया गया है। देखिए, कहीं कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। ये आर्गूमेंट अगर आप करते हैं तो आप एक धार्मिक जो बता रहे हैं, मौलिक अधिकार, अगर धर्म का अधिकार है तो आप मौलिक अधिकार की आड़ में धर्म के लिए प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। और अगर ऐसा बना सकते हैं तो वक्फ़ के पैरेलल कोई भी इनैक्टमेंट दूसरे धर्म के लोगों के लिए नहीं है। तो ये जो आर्गूमेंट है ये कहीं ना कहीं बहुत ही एब्सर्ड है, गलत है, और मुझे नहीं लगता कि न्यायालय इस पर गौर करेगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब 1954 में ये कानून बना, जब 1995 में कानून बना, जिसके अंतर्गत आपको हर तरह की प्रॉपर्टी को हड़पने का अधिकार दे दिया गया, एब्सोल्यूट अधिकार दे दिया गया, तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो अब आप कह रहे हैं कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये धार्मिक रूप से जो पहले जो एक्ट पास हुआ था उसको अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई है। अमेंडमेंट का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, वही किया गया है। सरकार ने इसको और साफ़ सुथरा समय के साथ एक चलने वाला एक्ट बनाने की कोशिश की है।
और इसमें मुझे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी या इलीगलिटी नज़र नहीं आ रही। नहीं, जैसे कई सारी पिटीशन दायर हुई हैं जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि मतलब इनको एक करने की बात कही गई है, तो क्या लगता है कि उन पर प्रेशर पड़ेगा कि जगह जगह विरोध हो रहा है? जिस हिसाब से आज मणिपुर में मुस्लिम नेता ने अगर समर्थन किया तो उसके घर को जला दिया गया। ऐसा नहीं है, विरोध का असर क्या चीफ जस्टिस पर पड़ेगा? देखिए, विरोध का कहीं कोई असर नहीं पड़ता। आप इसके पहले भी देख चुके हैं, यूसीसी में देख चुके हैं, जो फार्म बिल्स आए थे उसमें भी देख सके हैं। न्यायालय अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के हिसाब से चलता है, संविधान में जो लिखा गया है उसके हिसाब से चलता है। ये कोई भीड़ तंत्र नहीं है कि आप विरोध करके न्यायालय को डरा लोगे या पब्लिक ट्रायल कर दोगे या मीडिया में स्टेटमेंट देकर या गलत सलत बयानबाजी करके मिसलीडिंग स्टेटमेंट देकर आप कुछ कर सकते हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो हमारे देश की जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में भी इसको लेके कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस कानून को रद्द किया जा सकता है? देखिए, एब्सोल्यूट सेंस में तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जो हालात अभी हैं, जो सरकार ने जिस तरह से किया है, जेपीसी को इसको रेफ़र कर दिया, जेपीसी में सारी पार्टीज़ के लोग आ गए, तो उस तरह से कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं चलेगी कि हमें मौका नहीं दिया गया, जनता से पूछा नहीं गया या ये गलत है वो गलत है। ये अभी थोड़ा प्रीमेच्योर है, लेकिन जो एक गट फीलिंग है हमारी कि इसमें कहीं कोई फेरबदल मुझे नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस करेगी और स्टेटस रिपोर्ट आएगी या जो रिप्लाई आएगा सरकार का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से इसको जांच किया और सब कुछ सही पाया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेज पर इंटरफेयर भी करेगी। एक आखिरी सवाल, जिस हिसाब से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे जाते हैं कोर्ट में जाकर के खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए, धार्मिक मौलिक अधिकारों को हनन है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो अनभिज्ञ हैं या गुमराह करना चाहते कोर्ट को? देखिए, अभी जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो हमारे पास मीडिया से आ रही हैं, तो वो बिल्कुल गुमराह करने की कोशिश है, उसको मिसलीड करने की कोशिश की जाती है। और आप कोर्ट में जाएंगे, जब भी हम भी जाते हैं तो हम ये सीना ठोक के कहते हैं कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, दूसरी पार्टी को हम परास्त करके ही आएंगे। तो शायद वही पोस्चरिंग हो रही है। इससे जो हमने देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखा है, उससे कहीं कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कि अदालत इन चीज़ों से कभी भी किसी तरह से प्रभावित होती है। नीयत में आपको कहीं खोट नज़र आता है? नीयत साफ़ सुथरी लगती है या नहीं लगती है आपको? नीयत बिल्कुल साफ़ सुथरी नहीं है। एक प्रोग्रेसिव कानून बना है, जो गलतियां की थी उनको ये बोलना चाहिए था कि हमने अपने राज्यकाल में बहुत सारी गलतियां की थी, उनमें से एक ये है और ये हमने गलत तरीके से बनाया था, गलत नीयत से बनाया था, इसको अब हम ठीक करते हैं। ऐसा करने की बजाय ये उछल कूद वाली बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही है। जबकि सरकार देखा जाए तो सरकार ने बिल को टेबल किया है, दोनों जगह बहस हुई है, दोनों सदनों में बहस हुई है। उसके बाद जेपीसी को जब रेफ़र किया गया तो जेपीसी ने भी सबकी सुनवाई की है। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसमें सारे पार्टी के लोग होते हैं और वो हर प्रोटेस्ट को थ्रेडबेयर एनालाइज करते हैं। कम से कम 30-40 सिटिंग्स हुई हैं, तब जाकर ये रिपोर्ट जेपीसी ने दी है, सजेशन दिया, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए फिर से बिल को टेबल किया गया। अब ये उसके बाद भी 288 मत आए उसमें और वो बिल पास हो गया। तो इसमें कहीं मुझे कोई गलत नहीं लगता। ये पूरी तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से किया गया है, डेमोक्रेटिक तरीका है। अब इसमें कोई ये झूठ बोले कि हमारे सजेशन ऐसा नहीं है, इसमें धार्मिक भावना आहत हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो ये झूठ का तो अनर्गल बातें हैं, इनका तो कोई सिर पैर होता नहीं है। ये जनता को गुमराह करने के लिए, धर्म विशेष को भड़काने के लिए या धर्म विशेष को उकसाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और ये भी सरकार पे भी आक्षेप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है।